तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन दिया था। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टॉपिक है इसका मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग होता है चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चार्ज इज एट रेस्ट। तो कल मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज है ना। तो चार्ज हमने क्या देखा था बेटा कि चार्ज किसी भी बॉडी पे, चार्ज भी किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो या तो मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट खुद फील करता है या सामने वाले को फील करवाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना, चार्ज बोलते हैं ना। अब चार्ज की कुछ बेसिक बेसिक सी बातें कर लेते हैं। पहले तो हम लोग चार्ज जो होता है इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये चार्ज का बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला। चार्ज इज इक्वल टू आई टी, करंट इंटू टाइम। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज, आई क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, और टी क्या है बेटा, टाइम। ये फॉर्मूला कहां से आया है, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना। वहीं से इसका चार्ज का बेसिक फॉर्मूला आया है। तो चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम। ठीक है ना। इसकी यूनिट की अगर अपन बात करें, तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए बेटा, यूनिट क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट देखिए फॉर्मूले से आएगी। तो एसआई यूनिट लिखें तो क्या लिखेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड। करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए सेकेंड है ना। तो एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू सेकेंड। कंबाइंड फॉर्म में इसको कूलम भी बोलते हैं, कूलम साइंटिस्ट के नेम पे। और सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करेंगे कैपिटल सी। सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कैपिटल सी लिखते हैं। तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ से, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के इक्वल, इस तरीके से। तो ये 1 कूलम की डेफिनेशन है। ठीक है ना। इसकी जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट होती है बेटा इसकी ईएसयू, इसमें भी 2 हैं। एक ईएसयू होती है और एक ईएमयू होती है। एक होती है ईएसयू, ईएसयू स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना। इसमें होती है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। और एक होती है ईएमयू, ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। तो ये 2 टाइप की सीजीएस यूनिट होती है। इन सभी यूनिट्स में क्या रिलेशन है, तो इन सभी यूनिट में अगर रिलेशन की बात करें तो 1 कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है बेटा 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। कभी कभी जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर केस में इनकी जरूरत पड़ती है। और इज इक्वल टू होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। ये इन तीनों यूनिट्स में बेटा क्या है, रिलेशन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मीनिंग मींस होता है चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज का बेसिक फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई यहाँ पे करंट होता है और टी होता है टाइम। इसकी एसआई यूनिट होती है एब्सोल्यूट, सॉरी, एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलम। कूलम ये फेमस है ना, कूलम सबसे ज्यादा यूज होता है, कूलम ही यूज किया करेंगे हम लोग। सीजीएस यूनिट 2 टाइप की होती है, ईएसयू एंड ईएमयू। ईएसयू में स्टेट कूलम बोलते हैं, ईएमयू में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे इसकी।
ठीक है ना, नोट किया आप लोगों ने इसको? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। प्रैक्टिकल यूनिट एक तो होती है बेटा हमारे पास एम्पियर आवर, है ना, 1 एम्पियर आवर, ठीक है, तो ये लिखेंगे एम्पियर आवर, एम्पियर इंटू आवर, ठीक है, तो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू होता है 3600 कूलम। ये तो फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है एम्पियर आवर, ये तो 1 एम्पियर आवर किसकी इक्वल है बेटा, 3600 कूलम के। एक और यूनिट होती है फेराडे। फेराडे इज अनदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। फेराडे साइंटिस्ट के नेम पर है, फेराडे। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 1 फेराडे होता है, 1 फेराडे इक्वल होता है 1 फेराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो 1 फेराडे के इक्वल होता है। अभी कितना होता है ये अपन देखते हैं, देखिए जरा। कितना होता है देखते हैं। देखिए 1 फेराडे इज इक्वल टू लिखते हैं 1 मोल कितना होता है बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है बेटा 96500 कूलम। तो 1 फेराडे चार्ज क्या होता है, 1 फेराडे चार्ज होता है 96500 कूलम, 96500 कूलम होता है, कूलम, ठीक है ना। तो इट इज बिगर यूनिट ऑफ, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की कैसी यूनिट है बेटा, बिगर यूनिट है, ठीक है, 96500 कूलम, इट इज बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। कीजिए इसको नोट जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए। बड़े आगे बढ़े। इसको इरेज कर दो बेटा, आगे बढ़े क्या। अश्विन धोत्रे बेटा जल्दी से लिखो, अश्विन धोत्रे जल्दी से लिखो। ठीक है, तो अब रफ करता हूं बेटा मैं इसको। रफ कर दूं,
ओके, तो देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक ना। टू टाइप के चार्ज होते हैं बेटा, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, ये सब आप जानते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं बच्चे लोग, पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन को बोलते हैं ना। इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, deficiency of electrons as compared to protons। किसी भी एटम में प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने कल देखा था, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज हो गई बॉडी, है ना। प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है, अब ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन पे पॉजिटिव प्लस ही चार्ज होता है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस ही होता है, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसके पास प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटा? कम है। एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इट इज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इट इज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, axis of electrons as compared to protons, ठीक है। तो अगर किसी एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि बेटा वो नेगेटिवली चार्ज है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो अपन बोलेंगे कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। तो टू टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है बेटा? तो अगर नेचर वाइज देखें तो नेगेटिव चार्ज होता है, और मैग्नीट्यूड देखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऐसे ही बात करें चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास नेचर वाइज पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो वो होता है न्यूट्रल, नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो बेसिकली किसी एटम में थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में, और न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो ये इनकी वैल्यूज हैं। तो आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्लियरली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो कैसा होता है बेटा? इक्वल अमाउंट में होता है। कीजिए जल्दी से नोट इसको।
ठीक है, तो म्यूट कीजिए बेटा, म्यूट कीजिए आप लोग। किसका लाउड स्पीकर ऑन है बेटा? भगवान महक, भगवान महक कौन है? भगवान महक तो टोटली दिमाग से पैदल है क्या बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दो बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा चार्ज का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, चार्ज की एसआई और इंसीडियस यूनिट और टाइप्स ऑफ चार्ज। अभी तक हम लोगों ने यहां तक देखा है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करें कि टू टाइप के बेटा मटेरियल्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। एक होता है हमारे पास कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, ठीक है ना। तो अगर कंडक्टर को कोई किसी भी बॉडी को अपन चार्ज दें, कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं, ठीक है ना, या अपन पहले अभी नॉर्मल बात कर लेते हैं, जैसे अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज देते हैं, अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज देते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ये कोई ए बॉडी है हमारे पास, ये ए बॉडी है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए, या एटम भी मान सकते हैं, कुछ भी सपोज कीजिए आप। इसमें से अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये कैसी चार्ज हो गई बेटा? तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ये बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी है, इसका मतलब क्या होगा कि इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? डिक्रीज हो गए, क्योंकि हम किसी भी बॉडी को नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाल कर या देकर कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी को आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे या वो किसी बॉडी को डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन, तो जो डोनेट करती है बॉडी उसके पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एक्सेप्ट करती है उसके पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जब कभी भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि उस बॉडी का मास जो हो रहा है, मास डिक्रीज होता है। हमेशा ध्यान रखिए, बॉडी का मास क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उतना उनका हर एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग उसका मास भी उतना डिक्रीज हो जाता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि उसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इतना मास क्या हो जाता है किसी भी बॉडी में? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप, एक कोई हमारे पास एटम है या बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है ना, और अभी इसके पास चार्ज है 0, और इसकी रेडियस मान लेते हैं r है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमने इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को
बाहर निकाल दिया, बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें इस बॉडी में से। तो इसका मास था m पहले और रेडियस r थी, चार्ज पहले इसके पास 0 था। अब हमने क्या किया बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकाले तो ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज। अब इसका मास हो गया है m डैश, ठीक है, और रेडियस मान लेते हैं अपन हो गई है r डैश, ठीक है। तो अपन बात करें तो इसका जो मास है वो कम हो गया है, तो m डैश की वैल्यू बात करें तो m डैश की वैल्यू m से क्या हो जाएगी बेटा, लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया है, क्योंकि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है। और रेडियस की बात करें तो ये रेडियस जो होगी इसकी r डैश वो ग्रेटर हो जाएगी r से, r डैश इज ग्रेटर देन r, ठीक है। इन द सेम वे अगर हमारे पास कोई बॉडी है और हम उसको नेगेटिवली चार्ज कर लें, ठीक है, इसी बॉडी को अगर हम नेगेटिवली चार्ज करें तो नेगेटिवली चार्ज करेंगे क्या करेंगे बेटा, हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इसको देंगे तो इसका मास हो जाएगा कितना, m डैश, ठीक है ना। तो इसके पास ये इसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज हो गई है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई है नेगेटिवली चार्ज, और इसका जो मास है m डैश वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज देते हैं तो उसका मास इंक्रीज होता है, और जब कभी भी किसी बॉडी से चार्ज लेते हैं तो क्या होता है, मास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हम कब कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी बॉडी से बाहर निकाल लेंगे तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको जल्दी से। अब देखिए अगर किसी बॉडी को अपन ने चार्ज दिया है तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो गए, है ना। तो मास भी क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया, इस तरीके से मास इंक्रीज हो जाता है। कीजिए जल्दी से नोट। ये अपने काम का नहीं है तो ये अपन अभी नहीं देखेंगे, इस पे कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि अभी अपने काम का नहीं है। अपने को तो मास से मतलब है, मास भी बहुत कम होता है, चेंज मास बहुत ही कम चेंज होता है, क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास देखिए आप कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर देखें अपन तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जो कि बहुत ही कम होता है। अगर आप मास में रिलेशन देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है या प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम हैवियर होता है, ठीक है ना। तो मास चेंज होता है लेकिन बहुत ही कम चेंज होता है। अपन अपने से जब तक बोलेगा नहीं, वो पूछेगा नहीं, तब तक हम लोग इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जब वो स्पेशली पूछेगी बताओ मास कितना चेंज हुआ, तो फिर मास को कैलकुलेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। कीजिए जल्दी से नोटिस को। चलिए इसको रफ कर दूं। रफ कर दूं क्या बेटा? चलिए देखिए, अब नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ चार्जिंग। टेस्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी।
टेस्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है ना। इसके पास हम एक कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए, ये कोई रॉड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है, और ये न्यूट्रल बॉडी है, ये बॉडी है कोई, ये कोई बॉडी है, इसके पास हम नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए, ये मान लेते हैं रॉड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज अपन इसके पास लेकर आते हैं तो क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसके अंदर जो बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और नेगेटिव चार्ज, रॉड का नेगेटिव चार्ज बॉडी के नेगेटिव चार्ज को दूर की तरफ रिपेल कर देता है, ठीक है। तो ये बॉडी जो होती है ये अट्रैक्ट हो जाती है, ये जो बॉडी है ये रॉड से क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसका जो रॉड का जो नेगेटिव चार्ज है वो बॉडी की पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी हम किसी भी कॉम को रब करते हैं अपने हेयर से, और अपने स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को जब कभी अपन उठाते हैं तो वो इजीली उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं, वो इसलिए उठते हैं, मान लेते हैं पेपर है, ये पेपर मान सकते हो आप लोग कि ये पेपर है हमारे पास, पीस ऑफ पेपर है, स्मॉल पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ पेपर को जब कभी अपन कॉम के पास लाते हैं तो वो इसलिए उठ जाता है क्योंकि ये क्या हो जाता है बेटा, आयोनाइज हो जाता है बॉडी, या पेपर आयोनाइज हो जाता है। इसके पॉजिटिव चार्ज को रॉड जो है अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव चार्ज दूर हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली बॉडी क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। अब देखिए ये है न्यूट्रल बॉडी, बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है, बॉडी है तो न्यूट्रल लेकिन फिर भी अट्रैक्ट हो रही है, ये न्यूट्रल बॉडी है। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल है। तो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी को क्या, चार्ज बॉडी से क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। दूसरी तरफ अगर अपन देखें, जैसे मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच में तो होगा बेटा अपने पास अट्रैक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे। इस टाइप से इन दोनों बॉडी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अब ये न्यूट्रल बॉडी थी और एक पॉजिटिव बॉडी थी, मतलब नेगेटिव बॉडी थी, नेगेटिव बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इस बॉडी पे कोई चार्ज है, अपन ये नहीं बता सकते कि इस बॉडी पे कोई चार्ज है, क्योंकि कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर होती उसको ये रॉड जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर इसके पास कोई चार्ज होता, जैसे मान लीजिए इसी बॉडी के पास कोई चार्ज है, ये हमारे पास बॉडी है, इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये पूरे पे इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं इसके पास में कोई रॉड लेकर आऊं जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो मैं बोल सकता हूं कि इस बॉडी के पास क्या है, चार्ज है। अगर अट्रैक्शन है तो मैं बोल नहीं सकता कि बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं। अगर रिपल्शन है तो मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी के पास चार्ज है। केस नंबर 3 अगर अपन देखें, देखिए केस नंबर 3 अगर हम लोग देखें तो केस नंबर 3 में मेरे पास एक बॉडी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेरे पास अगेन रॉड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। अभी भी इन दोनों के बीच बात करें तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन इस ये जो बॉडी है, कैसी बॉडी है ये, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो जब कभी भी कोई बॉडी न्यूट्रल होती है ना, तो उसको कोई चार्ज बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और जब कभी भी कोई भी बॉडी अपोजिटली चार्ज होती है, टू बॉडीज, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तब भी अट्रैक्शन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, और कोई भी चार्ज बॉडी एक
चार्ज बॉडी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। अब आप कैसे बोलोगे कि कोई बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है? तो देखिए, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो 100% श्योर टेस्ट उसका क्या है? रिपल्शन। कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो आप उसके पास दूसरा चार्ज लेकर आइए, अगर वो बॉडी उस बॉडी को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है, तो क्या होगा? हम 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर क्या है बेटा? चार्ज है। देखिए, इसको हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज है। अभी इस केस में भी चार्ज है, लेकिन श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि ये जो बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास चार्ज है कि नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज दिखाई नहीं देता। चार्ज दिखाई थोड़ी देता है, हम उसको फील कर सकते हैं चार्ज को, ठीक है ना। तो जब कभी भी कोई भी न्यूट्रल बॉडी के पास किसी चार्ज बॉडी को लाया जाता है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। जब कभी भी किसी भी चार्ज बॉडी के पास अपोजिटली चार्ज बॉडी को लाते हैं तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन किसी भी बॉडी के न्यूट्रल होने का श्योर टेस्ट नहीं है। अगर आपको श्योर टेस्ट करना है कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज है कि नहीं, तो उस बॉडी के पास अपोजिट टाइप का या सेम टाइप का चार्ज लेकर आइए। तो अगर उन दोनों में रिपल्शन हो रहा है तो क्या होगा बेटा? उन दोनों बॉडी में अगर रिपल्शन हो रहा है मतलब आप बोलोगे कि एक बॉडी चार्ज है। ठीक है, ये समझ में आया कि कॉन्सेप्ट? आपको जल्दी से बताइए आप। समझ में आया क्या? समझ में आया? मैसेज कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से। तो यहां से हमने लॉजिक क्या सीखा बेटा? अभी कंक्लूजन क्या सीखा? नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। वी कैन कंक्लूड दैट we can conclude that repulsion is the sure test. Repulsion is the sure test of charging of body. कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, वो अगर बॉडी रिपल कर रही है एक दूसरे को तो क्या होगा? श्योर टेस्ट। अपन श्योरिटी से बोल सकते हैं कि उस बॉडी पे चार्ज है। देखिए, क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी को भी कर सकती है एक चार्ज बॉडी, ठीक है, लेकिन रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ कब होगा? जबकि दो सिमिलर बॉडीज एक दूसरे के पास आती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और, इसको रफ कर देता हूं मैं, आप लोगों ने नोट किया होगा। देखिए, पॉजिटिव बॉडी जो होती है एक दूसरे क्या करती है? चार्ज करती है। अगर पॉजिटिव बॉडी को लाओगे आप, नेगेटिव को लाओगे, मतलब सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम टाइप के चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। और अगर अपोजिटली चार्ज हैं, एक पॉजिटिव बॉडी एक नेगेटिव बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? सेम टाइप के चार्जों के बीच में क्या होता है बेटा? रिपल्शन होता है। और अपोजिट नेचर के अगर कोई भी टू चार्ज हैं या टू चार्ज बॉडीज हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये बात है। कीजिए इसको नोट जल्दी से। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जल्दी से नोट कीजिए। तो हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है ना। हालांकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी होती है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है ना। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे कि प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है जीरो, न्यूट्रल होता है। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो चार्ज होता है बेटा, वो ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है वन बॉडी से अनदर बॉडी में। तो चार्ज कैसा होता है बेटा? ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चार्ज ऑलवेज मास से एसोसिएटेड होता है। तो क्या लिखेंगे? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज ऑलवेज मास से एसोसिएटेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो या नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन के पास अपना चार्ज होता है, तो चार्ज हमेशा, अच्छा, चार्ज किसके पास होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है। अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। या तो उस बॉडी को चार्ज दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। चार्ज ऑलवेज मास से एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? लिखिए आप जरा, मैं लिखवा देता हूं। लिखिए, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the quantization of electric charge is the property by virtue of which the quantization of electric charge is the property by virtue of which all free charges are integral multiple, all free charges are integral multiple of a basic unit of charge, of a basic unit of charge represented by small e, represented by small e। तो यहां से फॉर्मूला अपन इसका लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। वो होता है Q, किसी भी बॉडी को जो चार्ज दिया जाता है वो n टाइम्स E होता है। यहाँ पे E क्या है? E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E की n क्या है? यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होता है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस ई भी हो सकता है चार्ज, और माइनस ई भी हो सकता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा,
या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, इस टाइप से। और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है की वैल्यू। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा होता है बेटा, कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो चार्ज कंजर्व्ड होता है। लिख लीजिए, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, charge does not change with time. Charge does not change with time. In an isolated system, charge does not change with time. Through individual charge may change, though individual charge may change. Individual charge may change. इसका मतलब क्या हुआ, लिखिए, that is charge can neither be created nor destroyed. Charge can neither be created nor destroyed. चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेस्ट पर जो चार्ज होता है, अगर चार्ज को मोशन में डाल दें तो भी वही होगा, चेंज नहीं होता। मतलब चार्ज को अपन मूव करवा दो तो ऐसा नहीं होता कि किसी पार्टिकल को चार्ज दे दिया उसको मूव करवाएं तो उसका चार्ज चेंज हो जाएगा, जबकि मास चेंज हो जाता है, ठीक है। चार्ज रेस्ट पर जो होता है किसी भी बॉडी पे, उसको अगर मोशन में डालोगे तो भी वही होता है। कोई बॉडी रेस्ट पर रखी है, उस पर मान ली कि क्यू चार्ज है, और उस बॉडी को फेंक दें अपन बहुत तेज स्पीड में, तो भी उसके पास क्यू चार्ज ही होगा, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिकली क्या होता है बेटा, चार्ज इनवेरिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, मूविंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर रेस्ट में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कोई चार्ज है, उसकी वेलोसिटी 0 है, चार्ज की वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब अभी अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज बॉडी अगर है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं तो देखते हैं। वैसे ही चार्ज के चारों साइड क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर चार्ज बॉडी है और वो रेस्ट पर है, चार्ज बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अगर कोई चार्ज बॉडी है और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मूविंग बॉडी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो मूविंग बॉडी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, ये अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दिया, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई,
और करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी उसके चारों तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। अगर कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेटेड है मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जो है नॉन जीरो होना चाहिए और एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब एक्सेलरेटेड बॉडी है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अब साथ साथ एक टाइप की वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं हम लोग रेडिएट्स एनर्जी, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना, एनर्जी रेडिएट भी करेगा। जिसको अपन ईएम वेव भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये प्रॉपर्टी है चार्ज की। कीजिए इसको नोट जल्दी से। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी उससे उसके ऊपर बेस्ड। पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। किया, नोट किया गया बेटा? नोट किया सभी ने? ठीक है, यहां तक सब समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अभी तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। जल्दी से कीजिए। अभिषेक फिफ्थ पॉइंट अपने फ्रेंड से पूछ लेना, ठीक है ना, ये टाइम पास मत कर। फिफ्थ पॉइंट अपने फ्रेंड से पूछ सकता है ना तू, उसकी कॉपी में से लिख लेना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी, जैसे मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझाता हूं, देखिए इसको रफ करता हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिटेल में समझते हैं हम लोग। देखिए जरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको डिटेल में समझते हैं। ये बोलता है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन टाइम्स ई के इक्वल होता है, या तो पॉजिटिव एन ही होगा या नेगेटिव टाइम्स एन ही होगा, ये बोलता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास, ये एक बॉडी है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस पे कितना चार्ज आएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो एन की वैल्यू कितनी है इसमें? 1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? इस बॉडी के पास चार्ज आएगा प्लस का, है ना, प्लस का 1 ई चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। तो इस बॉडी पे इतना चार्ज आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, जो किसकी इक्वल है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। तो किसी भी बॉडी को, अब किसी भी बॉडी से मैं चार्ज अगर दूंगा किसी भी बॉडी को, तो या तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 2 निकालूंगा, 3 निकालूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं उससे आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लूं। इसमें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एन की वैल्यू सर आधा है, 3/4 है, 5/3 है। ये रेशो पॉसिबल नहीं है, ये रेशो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी बॉडी से मैं, इस बॉडी से मैं 5/3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है।
आप किसी भी बॉडी से इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप उसका 3/4 पार्टिकल कर लिया और बाहर निकाल दिया, ऐसे नहीं हो सकता। समझ गए? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर कभी भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, ये मिनिमम चार्ज है। मिनिमम चार्ज ऑन बॉडी जो अपन किसी भी बॉडी को दे सकते हैं, प्लस ई या माइनस ई, मिनिमम चार्ज होता है बॉडी का, प्लस ई या माइनस ई, जो अपन किसी बॉडी को दे सकते हैं, ठीक है ना, या इसके इंटीरियर मल्टीपल में दे सकते हैं। समझ में आया? आप समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए टू टाइप के मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो आप हेडिंग लिखिए कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है उसको अपन कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एटम के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। तो लिखिए कंडक्टर की डेफिनेशन, मटेरियल इन विच the outer electron of each atom or molecule are weakly bound and these electrons are almost free to move throughout the body of the material are known as conductors. कंडक्टर मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बस इतनी सी बात। हैव फ्री इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम लोग, हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर्स होती हैं सेकंड, इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ना। इंसुलेटर्स में वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेग्लिजिबल, है ना। वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब लगभग नेग्लिजिबल। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर्स। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिए बेटा, जब कभी भी हम किसी भी इंसुलेटर को चार्ज देते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये है इंसुलेटर मान लेते हैं, पहले कंडक्टर मान लेते हैं। तो ये कंडक्टर है, कोई बॉडी है, कंडक्टर है। इसको हमने मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, ये हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया इस तरीके से। तो कंडक्टर को जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो बेटा ध्यान रखो, कंडक्टर को जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज देंगे तो हमेशा उसके पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है वो चार्ज। कैसा होगा? उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा चार्ज, हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। तो ये क्या होगा? इसके सरफेस पे फैल जाएगा पूरे में चार्ज, इसके सरफेस पे पूरे में चार्ज फैल जाएगा इस टाइप से। अगर किसी कंडक्टर को अगर आपने चार्ज दिया पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें
तो अगर किसी आपने इंसुलेटर को चार्ज दिया, ये है हमारे पास इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है, इसको अगर हमने कोई चार्ज दिया, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दिया इस टाइप से, तो चार्ज करने के बाद भी, चार्ज देने के बाद भी ये उसके सरफेस पे एज इट इज रहता है, एज इट इज रहेगा, क्योंकि इंसुलेटर है, ऐसे ही रहेगा सरफेस पे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट याद करने वाला ये है कि जब कभी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो उसके पूरे सरफेस एरिया पे स्प्रेड हो जाता है इक्वली, और इंसुलेटर को जब कभी भी चार्ज देते हैं तो वो एज इट इज बना रहता है, ठीक है ना, स्प्रेड नहीं होता है इस टाइप से, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? ये पॉइंट समझ आया क्या सभी को? आया सभी को समझ? तो नोट कीजिए। किया? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, 3 टाइप के चार्ज डेंसिटीज होती हैं, हम लोग 11th में भी पढ़ा था, वहां पे मास डेंसिटी पढ़ा था, है ना, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे इसको? चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वायर है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली क्यू चार्ज है, मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इस वायर की लेंथ जो है वो एल है, चार्ज क्यू है, लेंथ एल है। तो अपन इसके लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा को लिखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, या तो dq/dl लिखते हैं और सिंपली लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, जैसे इसके लिए लिखें चार्ज q है, लेंथ l, इसकी यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कूलम पर मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर, ठीक है ना, ऐसा यूनिट। सेकंड होता है बेटा हमारे पास, सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे डेफिनेशन? चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सिंपली चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो इसको जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, इस पे सिग्मा चार्ज दिया हुआ है, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया है अपन, क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसके लिए सिग्मा वर्ड यूज होगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? इसके लिए क्या लिखेंगे?
बेसिक फॉर्मूला तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये बेसिक फॉर्मूला है। चार्ज मान लेते हैं Q है और एरिया है A, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसकी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट होती है बेटा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक स्फीयर दिया हुआ है, इस पे Q चार्ज है, ठीक है ना, और इसकी रेडियस R है, तो अपन सिग्मा क्या लिखेंगे इसके लिए, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज है Q, एरिया लिखेंगे 4 पाई R स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। आया समझ में? नोट कीजिए इसको जल्दी से, नोट कीजिए बेटा। एक थर्ड वाला भी देखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, third one is volume charge density। ठीक है ना, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V, वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं V है, और क्या लिख सकते हैं, dQ अपॉन dV, ध्यान रखना, तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसकी SI यूनिट बात करें तो हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में ही होगा वॉल्यूम, ठीक है ना, इसको हमने Q चार्ज दिया, तो ये इस तरीके से इसके वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाएगा, वॉल्यूम में स्प्रेड होगा, है ना, Q चार्ज दिया तो इसके वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाएगा इस टाइप से, वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग R है, रेडियस R है, तो इसके लिए रो लिखेंगे, चार्ज Q दिया हमने इसको, और वॉल्यूम लिखेंगे इसका 4/3 पाई R क्यूब, तो ये इस स्फीयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप, कल इस चैप्टर के चार्ज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे हम लोग, इसको आप नोट कीजिए।